डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम टॉपिक डील कर रहे हैं जो सर्जरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैथोलॉजी का भी था, शॉक। और शॉक में भी हाइपोवॉल्मिक शॉक। सबसे पहला चीज कि शॉक आखिर कहते किसको है। शॉक एक एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन होती है, एक्यूट भी है और इमरजेंसी भी है। तो कैसा कंडीशन है एक्यूट इमरजेंसी? तो वह ऐसा कंडीशन जिसमें बॉडी का 5 वाइटल फंक्शन बंद हो जाती है। 5 वाइटल फंक्शन, अब क्या क्या फंक्शन है? जैसे तो शॉक का मतलब क्या होता है कि द वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी हैज बीन लॉस, जैसे रिफ्लक्स, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, हार्टबीट एंड एक्सक्रीशन। ये 5 फंक्शन को बंद होने को हम बोलते हैं शॉक बोलते हैं। इसमें से एक भी अगर फंक्शन अगर नहीं रहेगी ना, अगर फंक्शन अगर बाय द वे नॉर्मल रहा या अगर डिस्टर्ब हुई तो उसको शॉक नहीं कहते हैं। किसी का सिर्फ रिफ्लक्स गायब हुआ है, हम उसको शॉक नहीं बोलते हैं। किसी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रही है, उसको शॉक नहीं कहते हैं। किसी का सिर्फ एक्सक्रीशन गड़बड़ हुई है, उसको शॉक नहीं बोल रहे हैं। शॉक में क्या होती है, 5 डिस्टर्बेंस हो जाती है, 5 फंक्शन उसका क्या होता है, लॉस हो जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं इन्फ्लामेशन में, रेड होना, हीट, पेन, स्वेलिंग एंड फंक्शन लॉस, उसमें से एक कोई सिम्टम अगर होना तो उसको हम इन्फ्लामेशन नहीं बोलते हैं। सिर्फ रेड हो बॉडी में, नो इन्फ्लामेशन। सिर्फ हीट है, नो इन्फ्लामेशन, पेन है नहीं। उसी तरह से इसमें भी है कि सिर्फ किसी का रिफ्लक्स गैप हुआ है उसको शॉक नहीं बोलते हैं। किसी को सिर्फ एक्सक्रीशन गड़बड़ है उसको शॉक नहीं कहेंगे। शॉक में 5 जो फंक्शन है ये लॉस होने को हम शॉक बोलते हैं। आइए, तो इसमें तो कई कारण बातें हैं। इसमें हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये 5 फंक्शन जो लॉस हो रही है किसी मरीज का, उसके पीछे क्या रीजन है? तो उसके पीछे रीजन है ब्लड का वॉल्यूम के लॉस होने के वजह से, है ना। ब्लड के वॉल्यूम के लॉस होने के कारण जब सर्कुलेशन डिमिनिश कर जाती है, उस कंडीशन से ये 5 फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं शॉक बोलते हैं। तो लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स रिजल्टिंग डिक्रीज सर्कुलेशन इन द बॉडी प्रोड्यूस decrease reflux, decrease metabolism, decrease excretion, decrease heartbeat, decrease respiration, known as hypovolemic shock। आइए पहली बात चलते हैं हम लोग कि इसमें हुआ क्या। हाइपोवॉल्मिया किसको बोलते हैं? कॉज में हाइपोवॉल्मिक किसको बोलते हैं? ब्लड वॉल्यूम लो हो जाना। हम जानते हैं कि जो ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम, ये ब्लड वॉल्यूम हमारे बॉडी में कांस्टेंट होता है। बॉडी वेट के अनुसार ब्लड का वॉल्यूम फिक्स होता है, बॉडी वेट के अनुसार ब्लड का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ये ब्लड वॉल्यूम बॉडी में ना हीमोग्लोबिन पर डिपेंड करता है, ना ही ये किसी और दूसरे कंस्टिट्यूएंट पर डिपेंड करता है। अगर किसी पेशेंट का, मान लें सपोज दैट कि एक पर्सन का बॉडी वेट 60 kg है, तो 60 kg है तो 60 kg में 5 लीटर ब्लड होंगे। उसका हीमोग्लोबिन अगर 17 ग्राम होगा तो भी 5 के ब्लड होगा। उसका हीमोग्लोबिन 10 ग्राम होगा ना तो भी 5 लीटर ही ब्लड होंगे। और उसका हीमोग्लोबिन 5 ग्राम क्यों नहीं हो जाए तो भी 5 लीटर ही ब्लड होंगे। उसका ब्लड शुगर 100 मिलीग्राम होगा ना तो भी 5 लीटर होंगे। चाहे ब्लड शुगर अगर 500 मिलीग्राम हो जाए तो भी उसका ब्लड 5 लीटर ही होंगे। यानी कि ये कंस्टिट्यूट पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है तो बॉडी वेट पर डिपेंड करता है। तो बॉडी वेट के अनुसार बोला जाता है ना, 12 kg बॉडी वेट पे 1 लीटर ब्लड होता है, और अगर बच्चा हो तो 8 kg पे 1 लीटर ब्लड होता है। तो ये ब्लड वॉल्यूम फिक्स होता है। तो ब्लड वॉल्यूम कभी बढ़ता घटता नहीं है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ता घटता कब है, घटता कब है? जब बॉडी से ब्लड सडन लॉस करता है। 24 घंटा के अंदर बॉडी का ब्लड
टोटल बॉडी के ब्लड से 10% से ज्यादा लॉस कर जाता है, तब उस कंडीशन को हम लोग हाइपोवॉल्यूमिया कहते हैं। किसको बोलेंगे? हम क्या बोल रहे हैं? बॉडी में जितने ब्लड होते हैं उससे 10% से ज्यादा ब्लड 24 घंटा के अंदर अगर लॉस कर जाता है, तब उस कंडीशन को हम हाइपोवॉल्यूमिया कहते हैं। अब वह मरीज चला जाता है शॉक में। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा लॉस होता है ब्लड, तो वह हाइपोवॉल्यूमिया में नहीं जाता, वो एनीमिया में जाता है। उसको एनीमिया बोलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ब्लड लॉस होता है, वो हम लोग या तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया या फिर हेमरेजिक एनीमिया में चला जाता है मरीज वो। लेकिन 10% से ज्यादा लॉस कर गया, मान लीजिए सपोज एक फीमेल है, उसका नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी में 500 ml ब्लड लॉस होता है। अब 500 ब्लड लॉस हुआ है, 24 घंटा के अंदर लॉस कर दिया। मान लीजिए उस फीमेल की उम्र, अगर फीमेल का वेट अगर 40 kg हो, तो 40 kg में ब्लड कितना होता है? 3.25 लीटर, यही होगा, 3.25 लीटर के लगभग होगा। अब 3.25 लीटर ब्लड है उसके बॉडी में, है ना, और नॉर्मल डिलीवरी हुई, अब 500 ब्लड लॉस कर गया, बताइए, ये तो 10% से ज्यादा लॉस हो रहा है ना। ये मरीज कहाँ चले जाएगी? शॉक में चली जाएगी, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चली जाएगी। इसलिए डिलीवरी के समय बॉडी वेट के अनुसार पहले हीमोग्लोबिन देखा जाता है, कितना इसके बॉडी में हीमोग्लोबिन है, कितना बॉडी वेट है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये। इसलिए जिस फीमेल का वजन अगर 50 किलो से कम होता है ना, उसका नॉर्मल डिलीवरी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वेट भी एक बड़ा फैक्टर होता है। हीमोग्लोबिन तो फैक्टर होता है, वेट ही, क्योंकि 500 ब्लड लॉस कर जाएगा एक नॉर्मल डिलीवरी में। जानते भी है सीजरियन डिलीवरी में 1 लीटर ब्लड लॉस होता है, हिस्टेक्टोमी में 1.5 लीटर ब्लड लॉस होता है। तो 500 ब्लड लॉस करना फिक्स है, वो 500 लॉस करेगी। तो कम से कम उसका मदर का जो फीमेल का वजन है, अगर कम से कम अगर 50-55 किलो से कम अगर होगा, तब तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना इसके साथ। तो इसीलिए क्या बोलते हैं उसको लोग, तो इसलिए 10% से ज्यादा ब्लड लॉस करने के कंडीशन में ब्लड का वॉल्यूम इतना घट जाता है कि वह एबल नहीं होता है वह बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। तो अब ये ब्लड वॉल्यूम कमता क्यों है, घटता क्यों है? कॉज में पहले चलते हैं हम लोग। तो कॉज है सबसे पहला एक्सीडेंट है ना, कोई भी एक्सीडेंट है, ट्रॉमा किसी वजह से हुआ, एक्सीडेंट हुआ, अब वेसल से जुड़ी हो जाएगी, आर्टरी डैमेज कर गया, वेन डैमेज कर गया, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, होमिसाइडल हो, एक्सीडेंट है, सुसाइडल हो, बहुत लोग अपना नस काट लेते हैं, उस सब तो हाइपोवॉल्यूमिया में चला जाएगा ना फिर। तो एक्सीडेंट के साथ साथ क्या होगा, फिर सुसाइड भी तो होगी ना, है ना, या सीधा क्या बोलेंगे, ट्रॉमा बोलेंगे, किसी कारण से ट्रॉमा हो जाए, उसके बाद फिर क्या हो जाता है ना। और क्या ब्लड लॉस हो सकता है, जैसे मान लीजिए फीमेल के केस में कभी कभी अबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, वहां भी हो सकता है ना, अबनॉर्मल जेनिटल ब्लीडिंग, अबनॉर्मल जेनिटल ब्लीडिंग, जेनिटल ब्लीडिंग। इसके साथ साथ जैसे एपिस्टैक्सिस हुआ, सीवियर एपिस्टैक्सिस हुआ, है ना, हेमाटोमेसिस हुआ, एपिस्टैक्सिस, हेमाटोमेसिस, उसके बाद हेमोटाइसिस, हेमेचुरिया, हेमाटोकेजिया, अबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, सारे केस कॉज आ जाएंगे, उसी केस में आ जाएंगे। सारे केस में क्या हो जाएंगे, ब्लड का लॉस होगा। और क्या कैसे लॉस होगा, बर्न के केस में। और कैसे लॉस होगा, बर्न के साथ साथ कोलरा के केस में, कोलरा। और कोलरा में क्या लॉस होता है, तो कोलरा में क्या लॉस होता है, कोलरा में लॉस होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा प्रोटीन, ये सब लॉस होता है किसमें, कोलरा के केस में। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक जो ब्लड है, ब्लड लॉस होने का ये सब रीजन हो जाते हैं। आइए हम लोग चलते हैं पैथोजेनिसिटी पे। क्या होते हैं, जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, तो वॉल्यूम के लो होने से कार्डियक आउटपुट लो हो जाता है, कार्डियक आउटपुट लो हो जाता है। कार्डियक आउटपुट लो होगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएंगे, साथ साथ सर्कुलेशन क्या हो जाएंगे, सर्कुलेशन डिक्रीज कर जाता है। सर्कुलेशन डिक्रीज कर जाता है, फिर क्या हो गए, वाइटल ऑर्गन क्या हो जाएंगे, वाइटल ऑर्गन का फंक्शन डिमिनिश कर जाएंगे। इस तरह से पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चले जाएंगे। सिम्टम क्या मिलेंगे, सबसे पहला सिम्टम होगा ब्लड विजन, वर्टिगो,
फेंट फेंट कर जाएगा पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट कॉन्शियस नहीं रहेगा उस केस में। और क्या होगा, इतना तो यहाँ सिम्टम मिला नर्वस सिस्टम्स का। अगला सिम्टम क्या होगा, रिस्पायरेशन वॉल्यूम बढ़ जाएगा, रिस्पायरेशन रेट घट जाएगा। और क्या दिक्कत होगी, बॉडी में हाइपोक्सिया होंगे, ऑक्सीजन की कमी होगी, बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ेगा, साइनोसिस होगा। और क्या फिर दिक्कत होगी यहाँ पे, हार्ट में हार्ट बीट जो होती है वो टैकिकार्डिया होगा, लेकिन कैसा, 3D पल्स बोलते हैं, 3D पल्स, एकदम पता नहीं चलेगा कि पल्स भी है, एकदम लो वॉल्यूम मिलेगा पल्स का, बीपी लो हो जाता है इस केस में, ये सब सिम्टम मिलेगा। शॉक। अब कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में क्या मिलेगा मरीज का, तो ब्रेन फेलियर होंगे, यूरिन आउटपुट लो हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएंगे, बॉडी में यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाएगा, अमोनिया टॉक्सिसिटी हो जाएगी, एसिडोसिस डेवलप कर जाएगा, लीवर फेलियर होंगे, लंग्स फेलियर होंगे, सेरेब्रल इफ्यूजन होगा, बॉडी में जगह जगह पे सीवियर ओडिमा डेवलप कर जाएंगे। ये तो हो गया मेरा उसका कॉम्प्लिकेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होंगे, हाइपोवोलेमिया में जांच के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला BT-CT कराएंगे, तो ब्लीडिंग टाइम कराएंगे तो BT क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ मिलेगा, है ना। ब्लीडिंग टाइम जो 1 से 3 मिनट होता है उसकी जगह बढ़े हुए मिलेंगे, क्लॉटिंग टाइम कराएंगे बढ़े मिलेंगे, प्लेटलेट काउंट कराएंगे डिक्रीज मिलेगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कराएंगे बढ़ा हुआ मिलेगा, है ना। ये सब तो ऐसे ब्लीडिंग के लिए हम लोग करा के देख लेते हैं। ऐसे क्या ट्रॉमा हुआ तो उसका तो अलग कॉज होगी ना, उससे बनते बने रहते हैं लोग। या फिर इंटरनल हेमरेज अगर है तो CT स्कैन करा के देख लेते हैं, जैसे ब्रेन हेमरेज में इंटरनल हेमरेज होता है बाय द वे, तो उसमें CT स्कैन, स्टेबल पेशेंट है तो MRI करा के देख लेते हैं। इसके बाद फिर क्या होगी, यहाँ तक करा लेते हैं, तो आप मतलब हाँ PCV करा के देखते हैं, तो पैक्सिल वॉल्यूम करा के देख सकते हैं, डिक्रीज मिलेंगे उसमें। लेकिन हीमोग्लोबिन परसेंटेज घटा रहेगा इसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि तो एक्यूट केस है ना, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम भी तो लो हो रहा है। हाँ एनीमिया में जो ही अगर धीरे धीरे लॉस होता है ना तब उसमें हीमोग्लोबिन घटता है, लेकिन शॉक में हीमोग्लोबिन घटना ये नहीं है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं घटता है इसमें, इसलिए इसके बारे में नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग चलिए इतना तो पता चल गया। अब चलते हैं मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट करेंगे लोग, सबसे नंबर 1 पे आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कई वेराइटीज होते हैं, है ना। होल ब्लड भी चढ़ाते हैं हम लोग, होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, उसके बाद पैक्ड सेल भी देते हैं, पैक्ड सेल यानी जिसको टोटल RBC जो बोलते हैं ना, सिर्फ RBC देते हैं। इसका प्लेटलेट भी देते हैं सिर्फ हम जरूरत के हिसाब से, प्लाज्मा देते हैं, अल्बुमिन चलाते हैं, है ना। अलग अलग वेराइटीज के ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं। ब्लड क्या कर दिए, होल ब्लड, RBC, पैक्ड सेल, प्लाज्मा, अल्बुमिन, प्लेटलेट, जो जैसा कि पेशेंट के अनुसार जो नीड होता है उसका देते हैं। उसके बाद अगर इसके साथ और भी सप्लीमेंट दे सकते हैं तो हिमाक्सिल करके आता है, हिमैक्सिल आता है, 500 ml का बोतल आता है हिमैक्सिल, वो दे सकते हैं। डेक्स्ट्रीन देते हैं, उससे क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, मेंटेन होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना जरूरी होती है। उसके बाद IV में हम लोग RL, डेक्सट्रोज 10%, हाँ डायबिटीज मेलाइटस है तो फिर सोच समझ के चलाते हैं हम लोग। इस तरह से हम लोग IV देते हैं। उसके बाद अगला है इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं लोग, कि जहां भी आर्टरी डैमेज होती है उस आर्टरी को रिपेयर करते हैं। क्या चीज रिपेयर करेंगे, लाइगेज करके, कॉट्राइजेशन जो होता है, एक आता है इलेक्ट्रिक ब्लेड होती है तो उससे कॉट्राइजेशन करते हैं, या फिर क्या करें, स्टिच करते हैं, जो आर्टरी वेसल डैमेज होती है उसको स्टिच करते हैं। तो कॉट्राइजेशन करेंगे, स्टिच करेंगे, लाइगेज करेंगे, ये सब करते हैं वहाँ पर प्रॉपरली हम लोग, क्योंकि ब्लड कम से कम लॉस हो। इतना करने के बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, अगर ब्लड नहीं लॉस हो इसके लिए फिर हम लोग क्या देते हैं, इंजेक्शन चलाते हैं, ट्रेनेक्सा का इंजेक्शन देते हैं, या क्लॉट देते हैं, स्टिप्टोविर देते हैं, रेजिस्ट्रॉन देते हैं, क्रोमेस्टेट देते हैं। अलग अलग वेराइटीज के ब्रांड के ग्रुप आते हैं। इस तरह से हम लोग वहाँ पर मेडिसिन चलाते हैं एलोपैथिक में। इससे जो होता है वहाँ पर जो ब्लड ब्लीडिंग जो होती है वो रुक जाती है वहाँ पे। और प्लस हमें कि सबसे कि हमको जब तक हम लोग वहाँ पर मैनुअल अगर उसको नहीं बंद करेंगे या फिर सर्जरी के दौरान हमको जब तक बंद नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। पेशेंट तो हम लोग को क्या होता है, हेमोडायनामिकली गड़बड़ आ जाएगी इसमें, क्योंकि ये तो मेन हेमोडायनामिक को डिस्टर्ब करेगा ना, BP डिस्टर्ब होती चली जाएगी। ये था मेरा हाइपोवोलेमिया शॉक में। हाँ, और होम्योपैथिक मेडिसिन में हम लोग
आता है हेमामिलिस क्यू करके आता है, मेलिफोलियम क्यू आता है, फॉस्फोरस आता है, ये सब ग्रुप्स का कुछ मेडिसिन होता है, देते हैं। इससे क्या होती है, हम वॉल्विक शॉक को मेंटेन हम कर सकते हैं और इस तरह से शॉक को मेंटेन किया जाता है। तो ये था मेरा हाइपोवॉल्विक शॉक बोलते हैं इसको। हाँ, ये बात अलग होती है कि मेरा बॉडी अपने से मेंटेन करता है शॉक में। जैसे अपने से मेंटेन कैसे करता है, वो तो मेरा सेल्फ मेंटेनिंग होती है। हम बाहर से मेंटेन नहीं करते हैं, बाहर से हमको सिर्फ ब्लीडिंग को रोकना है। तो सेल्फ मेंटेनिंग कौन करता है, स्प्लीन है, कंट्रैक्ट होकर के क्या करता है, ब्लड को निकालता है, वह अपना सेल्फ मेंटेनिंग हो गए। एसिड और रिफ्लक्स है, अपने से वो क्या करता है, रिफ्लक्स बना करके वो बॉडी को क्या करता है, वह ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। थर्ड नंबर पे आता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी या एड्रेनलिन सिंथेसिस। वह एड्रेनलिन बनता है या सिंपैथेटिक एक्टिविटी का क्या होता है, ब्लड वेसल्स अपने से कंस्ट्रिक्ट होती है, ये भी अपने आप सेल्फ प्रोसेस होती है। इसका एडीएच सिंथेसिस होता है, एडीएच होता है, ये भी तो ये सब क्या अपने आप बनता है। एडीएच क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है। ये सेल्फ मेंटेनिंग होता है, जो ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन कर लेता है। ये था मेरा हाइपोवॉल्विक शॉक, जिसको कि हम कुछ सर्जिकल मेथड से हम लोग इसको ट्रीटमेंट करते हैं, देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे लोग, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। थैंक्स।